अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टर्म लियोविल डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम उसकी एग्जांपल्स करेंगे और एग्जांपल्स के बाद हम एस एल डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो डिफाइन करेंगे, जिसको हम सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम शो करेंगे कि जो हमारा एस एल डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो लीनियर ऑपरेटर भी होता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि बोर्ड तो पहले से सारा भरा हुआ है। तो बेसिकली पहले ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है, लेकिन जो है रिकॉर्डिंग बटन सही से प्रेस नहीं हुआ। तो मैं एक दफ़ा दोबारा देख लूँ कि वाकई इस दफ़ा भी रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। ओके, नो इट्स फाइन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सेकंड ऑर्डर हमारे पास जो एस एल इक्वेशन है वो क्या है। फर्स्ट नंबर पे तो अब मैं जो सारा लिखा है सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सेकंड ऑर्डर हमारे पास ये इक्वेशन होती है। तो सेकंड ऑर्डर का मतलब है कि इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आएगा, और उसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव आ रहा है, तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। उसके बाद ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि आपका जो यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो जीरो पुट करने से उस इक्वेशन का आंसर जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, जीरो के, यानी ये इसका सोल्यूशन होता है। तो अगर हम देखें तो इधर जीरो पुट करें तो जीरो का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, जीरो इससे मल्टीप्लाई होकर ये रकम क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फिर डेरिवेटिव लेंगे तो फिर जीरो, यहाँ पे यू एफ एक्स जीरो पुट करेंगे ये भी जीरो, और यहाँ पे यू एफ एक्स जीरो पुट करेंगे तो ये रकम भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो आपकी सारी जो है लेफ्ट साइड जो है वो किसके इक्वल आ गई, जीरो के, और राइट हैंड साइड भी जीरो के इक्वल है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गई है। और दूसरी हमने डेफिनेशन की थी कि हमारे पास हर टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल आना चाहिए, ठीक है, या डेरिवेटिव आना चाहिए उसका। तो ये देखें इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव आ रहा है इस टर्म में, और इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल इटसेल्फ आ रहा है, और इसमें भी इटसेल्फ आ रहा है। ठीक है, तो हर टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल या उसका डेरिवेटिव या उसकी प्रोडक्ट हो तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। उसके बाद हमारे पास क्या कंडीशन है कि ये हमारे जो पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स जो है ये कौन से फंक्शन होने चाहिए, रियल फंक्शन होने चाहिए। रियल फंक्शन का क्या मतलब है कि जब उस फंक्शन में हम वैल्यू पुट करते हैं तो उस वैल्यू का जो आंसर है वो रियल नंबर आता है। ठीक है, यानी हमारे पास अगर जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर रियल नंबर आएगा। तो ऐसे फंक्शन जिनका आंसर जो है वो रियल नंबर आए वो रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। उसके बाद पी ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन होने चाहिए। तो यहाँ डेरिवेटिव वाले को क्यों लिए, क्योंकि जब हमने इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना, प्रोडक्ट रूल आना है, तो पी का भी डेरिवेटिव आना है, तो वो कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। कंटिन्यूस फंक्शन हमें पता है कि उन पॉइंट्स के ऊपर डिफाइन, उस पॉइंट पे डिफाइन हो, लिमिट एग्जिस्ट करे, और फंक्शन का आंसर उस पॉइंट पे और लिमिट आपस में इक्वल होनी चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है कि हमारे पास जो तीनों फंक्शन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होने चाहिए हमारी डोमेन में। ठीक है, यानी तमाम का आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आए, जो भी पॉइंट आप अपनी डोमेन में से पुट करें। लैम्डा हमारा पैरामीटर होगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब है कि ये सिर्फ रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और इसके ऊपर कंडीशन होती है कि लैम्डा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक, ओके। तो अब हमने जब एग्जांपल करनी है तो आप लोगों ने ये देखना है कि जो पैरामीटर के साथ आएगा वो आर ऑफ एक्स होगा, और जो सिंपल वैसे सिर्फ यू ऑफ एक्स के साथ रकम आएगी उसको हम क्यू ऑफ एक्स कहेंगे, और यहाँ जो डेरिवेटिव के साथ आएगी उसको हम पी ऑफ एक्स कहेंगे। तो यहाँ पे ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल कंसिडर की है। तो ये वाला जो है ये आपका पी ऑफ एक्स होगा, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, तो पी ऑफ एक्स 1 के इक्वल होगा। ठीक है, और ये मेरा पैरामीटर आर है, तो पैरामीटर के साथ ये इस केस में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहा है। तो पैरामीटर के साथ जो 1 आ रहा है वो हमारा आर ऑफ एक्स होगा, और यहाँ पे हमारे पास ये वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब है क्यू ऑफ एक्स क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो ये क्यू ऑफ एक्स हमारा इधर जीरो के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम कंपेयर करें तो डेरिवेटिव आ रहा है, उसके बाद इस डेरिवेटिव के साथ जो रकम आएगी वो हमारा पी ऑफ एक्स होगा। तो ये पी ऑफ एक्स है, और जो इसके साथ पैरामीटर के साथ आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर है एक तो पैरामीटर है, तो ये वाला हमारा लैम्डा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ये वाला हमारा लैम्डा होगा, और जो इस लैम्डा वाले के साथ हमारा फंक्शन आएगा, यहाँ पे 1 फंक्शन आ रहा है तो वो हमारा आर एफ एक्स होगा।
और इसमें भी तीसरी रकम नहीं है, तो क्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। उसके बाद हमारे बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, तो यहाँ ऑर्डर ये वाला ऑर्डर नहीं है जो डेरिवेटिव का है, तो इस नंबर की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे 0 ऑर्डर, अगर 1 पुट करेंगे 1 ऑर्डर, 2 पुट करेंगे 2 ऑर्डर, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव वाली की बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ n के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है। तो डेरिवेटिव के साथ जो रकम आएगी वो पी ऑफ एक्स कहलाएगी, ठीक है। और अब देखें ये हमारा क्या आ रहा है, लैम्डा आ रहा है, तो लैम्डा मेरा n स्क्वायर है, तो जो लैम्डा के साथ फंक्शन आएगा वो आर ऑफ एक्स होता है हमारा, इसके मुताबिक जो लैम्डा के साथ आता है वो आर ऑफ एक्स, वो -1/x के इक्वल है। और उसके बाद जो u के साथ आएगा हमारा वो क्या होगा, q ऑफ x होगा, तो q ऑफ x जो है वो a स्क्वायर x के इक्वल है। अब हम एस एल डिफरेंशियल ऑपरेटर डिफाइन करते हैं, तो एस एल डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है हम अपनी एस एल इक्वेशन से बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये डेरिवेटिव है तो 2 टर्म्स हैं, तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल जब अप्लाई होगा तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म वैसे ही आएगी और सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, तो जब सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये डबल डेरिवेटिव हो गया, प्लस अब पी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव और ये रकम वैसे ही आएगी, ठीक है। और प्लस अगली 2 टर्म्स हैं वो वैसे लिख ली हैं हमने, ओके। उसके बाद क्या किया कि इसमें भी हमारे पास u आ रहा है, इस वाली में भी u आ रहा है और इस वाली में भी u आ रहा है, तो इन तीनों टर्म्स में से हमने क्या किया, हमने u ऑफ x को कॉमन ले लिया है। तो जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ से हमारे पास p ऑफ x और यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है तो इसको मैंने अलग अलग करके लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद p प्राइम x और यहाँ से u कॉमन आ गया तो d बाई डी एक्स बच गया, और यहाँ से भी u ऑफ x कॉमन आ गया तो सिर्फ q ऑफ x बच गया, और इस रकम को वैसे लिख लिया। अच्छा, अब देखें जिस तरह हमने इस वाली को क्लोज किया हुआ था इस तरह अभी मैंने इसको फिर एक्सपेंड किया था, अब हमने फिर क्लोज करना है। तो उसके लिए देखें ये मेरा f के तौर पे यूज होगा और ये g के तौर पे इसका डेरिवेटिव आ रहा है, यानी f फंक्शन वैसे ही और g का डेरिवेटिव है, सॉरी हाँ ये g और इसका ये डेरिवेटिव, तो ये मेरे पास f g का डेरिवेटिव फिर f का डेरिवेटिव और फिर g वैसे ही आ रहा है। तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक क्या हो जाएगा, एक इसका फार्मूला बन गया प्रोडक्ट का, तो इसको क्लोज कर दिया कि ये f मल्टीप्लाई g का डेरिवेटिव है। तो जब हम फार्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा, f की जगह f की वैल्यू p ऑफ x आ जाएगी, और हमारे पास ये g की जगह, तो g की जगह g की वैल्यू d बाई डी एक्स, और प्लस q ऑफ x आपके पास यहाँ से आ गया और u ऑफ x कॉमन आ गया था, और लास्ट वाली टर्म को हमने वैसे लिख लिया है, ठीक है। ओके, तो अब ये वाला जो हमारे पास रकम बनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली सारी टर्म जो है इसको हम एस एल डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है, एस एल डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो इसको इससे जार करते हैं। तो अगर मैं अब इससे देखूं तो मैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं कि एल, ठीक है, और सॉरी यहाँ से, तो ये मेरा एल ऑपरेटर बन गया। आगे क्या आ रहा है, u ऑफ x आ रहा है, प्लस आगे क्या आ रहा है, लैम्डा r ऑफ x और u ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारी जो एस एल इक्वेशन है उसको हम एस एल ऑपरेटर की मदद से इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम शो करते हैं कि हमारा जो एस एल ऑपरेटर है ये लीनियर ऑपरेटर भी है। लीनियर ऑपरेटर का क्या मतलब है कि ऑपरेटर लीनियर कब होता है, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी यहाँ से प्लस के साथ अलग अलग भी हो जाए और कांस्टेंट्स को भी बाहर निकाल दे। तो अब हम हमारे एस एल ऑपरेटर को हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो एल की जगह मैं एल की वैल्यू पुट कर दी है, आगे ये दोनों टर्म्स आ गई वैसे की वैसे। ओके, अब ये वाली जो रकम है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और ये वाली रकम जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ये पूरी की पूरी इसके ऊपर भी अप्लाई होगी और ये इसके ऊपर भी अप्लाई होगी। तो पहले C1 U1 के ऊपर अप्लाई होगी है और फिर C2 U2 के ऊपर अप्लाई होगी है। ओके, अब क्या होगा, जब ये इधर अप्लाई वापस आएगा तो जैसे यहाँ पे देखें, अगर मेरे पास u ऑफ x यहाँ पर था तो कॉमन आ गया, और अगर मैंने पहले ही कॉमन लिया हो, जैसे यहाँ पे कॉमन लिया हुआ है, तो ये वापस इधर भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। जैसे हमने ये वाला प्रोसेस इधर से इधर किया है, तो अगर मैं यही प्रोसेस वापस करूंगा तो मेरे पास वापस कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, एस एल। तो मेन पॉइंट क्या है इस बात को समझने का, अगर मेरे पास इस तरह की फॉर्म हो तो u ऑफ x p ऑफ x के साथ भी आएगा और u ऑफ x जो है इस वाले डेरिवेटिव के साथ जाएगा, ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ पे देखें अगर, तो इसका मतलब है कि जो C1u है वो q ऑफ x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और C1u जो है इस वाले डेरिवेटिव की जगह आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जगह आ गई।
और इधर भी ऐसे ही होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये वाला जो है इधर आ जाएगा, ठीक है, इस वाली जगह पे। ओके, अब हमें पता है कि डेरिवेटिव कांस्टेंट को बाहर निकालता है, तो डेरिवेटिव कांस्टेंट से बाहर आएगा, तो जब पहली दफा बाहर आएगा तो आपके पास C1 जो है इधर आ जाएगा, यानी यहाँ से हट के इधर बाहर आ जाएगा। और फिर अगले वाला जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो उसमें से भी कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगी, तो C1 बाहर आ जाएगा। तो आपके पास सिंपली ये बच गया, यानी यहाँ से कांस्टेंट बाहर आ गया, तो d/dx p(x) du1/dx और प्लस C1 q(x) u1। और इसी तरह यहाँ से C2 कांस्टेंट बाहर आएगा, फिर अगला डेरिवेटिव है वो भी उसको बाहर निकाल देगा, तो C2 बाहर आ जाएगा। अब इन दो टर्म्स को देखें तो इसमें भी C1 है और इसमें भी आपके पास C1 है, तो यहाँ से C1 कॉमन आ जाएगा। जब C1 कॉमन आएगा तो बाकी आपके पास कौन सा ऑपरेटर बच गया, LU(x) बच गया। तो फिर इसको हम लिखेंगे, फिर यहाँ पे मैंने लिखा है, फिर इसको हम लिखेंगे C1 टाइम्स LU(1x) प्लस इन दोनों टर्म्स में से भी C2 कॉमन आ रहा था, यहाँ पर भी C2 है और यहाँ पर भी C2 है, इन दोनों में से C2 कॉमन आएगा तो आपके पास बन जाएगा C2 टाइम्स L(U2x)। तो इसका मतलब है कि जो हमारा ये वाला ऑपरेटर है ये एक तो एडिशन के साथ अलग-अलग हो जाता है और दूसरा कांस्टेंट्स को बाहर निकाल देता है। तो इससे ये प्रूव हुआ कि हमारा जो एसएल ऑपरेटर, जिसको हम सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर भी कहते हैं, ये हमारा लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने एसएल इक्वेशन डिफाइन की है, उसके एग्जांपल्स किए हैं और हमने उसके बाद सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर बनाया है, यानी जिसको एसएल ऑपरेटर कहते हैं, और फिर हमने ये भी शो किया है कि एसएल ऑपरेटर जो है वो हमारे पास लीनियर ऑपरेटर होता है।